स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 आज हम पढ़ेंगे। उसका पाठ का नाम है उषा। उषा कविता के रचनाकार हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 1911 में देहरादून उत्तर प्रदेश, अब जो उत्तराखंड में आ गए हैं, यहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु 1933 में अहमदाबाद में हुई। इनकी मुख्य रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, और प्रयोगवादी कविता की शुरुआत 1943 में से हुई। आधुनिक कविता में प्रयोगवादी कविता की शुरुआत 1943 से शुरू हुई थी और इसमें कविता शब्द संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर के आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बन गए। प्रयोगवादी कविता में जो कविताओं को रचने के लिए कवियों ने नए नए सीन रखे और इसके लिए जो एग्जाम्पल्स दिए वो नए दिए। यही प्रयोगवादी कवियों की विशेषता है। मतलब जो एक परंपरागत कवियों के द्वारा जो उपमान, जो कंपैरिजन का प्रोसेस चलता था, वह प्रयोगवादी कवियों में उन्होंने इसको अडॉप्ट नहीं किया। यहां तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास इन कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बन करके अभिव्यक्त हुआ। मतलब इनके जो टॉपिक्स रहे पोएम्स के, वो क्या रहे, अपने आसपास की चीजें रही। नेचुरल चेंजेस जो हो रहे हैं उसका हमारी सोसाइटी में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसमें क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है, इन सब चीजों को यहाँ पर चित्रित किया गया है। और तो यहाँ आसपास के पड़ोस की जो हिस्सा कविता बनी, यहाँ पर आसपास में जो घटने वाली घटनाओं का जो टॉपिक बना कविता, और प्रकृति में जो चेंजेज होते हैं उसका मनुष्य के जीवन में क्या इफेक्ट पड़ा है, उसका जो तो उन्होंने अपने पोयम में अपने टॉपिक्स बनाया। अब यहाँ पर अपनी कविता पर आते उषा। उषा मतलब सूर्योदय के ठीक पहले के पल का जो क्षण क्षण जो परिवर्तन हुआ, तो प्रकृति का शब्द चित्र है। यहाँ पर मैंने बताया था कि गोधूली का ठीक अपोजिट होता है उषा।
यहां पर तो यहां पर उषा काल में सूर्य उदय के उषा काल कौन सा है? सूरज उगने से ठीक पहले का जो समय होता है उसे उषा काल कहा जाता है। तो सूर्योदय के पहले आसमान में जो जो परिवर्तन होता है वो पल पल चेंजेस जो आते हैं, तो इस प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को शब्द चित्रों के द्वारा चित्रित किया गया है। शमशेर बहादुर सिंह ऐसे विधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। मतलब ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की जो अपने शब्दों में प्रकृति की जो गति है उसको भी बांधने का प्रयास किया है। यह कविता भी उसका एक उदाहरण है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है। सुबह के आसमान को मात्र देखता बस नहीं है, वह भोर के आसमानी गति को भी धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा बन जाता है। दृष्टा मीन्स देखने वाला और सृष्टा मीन्स रचने वाला। मतलब आसमान में जो गति हो रही है उससे धरती में भी हलचल होना शुरू हो गई है। और जब हलचल होने रही तो इस बात को कवि ने अपने शब्दों से, कविता से उसे रच दिया है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। यहां पर कवि ने गांव की सुबह, सूर्योदय के समय का जो चित्रण किया है तो गांव की सुबह से उसे चित्रित किया है। ग्रामांचल में किसी गांव में जब सुबह होती है तो वहां पर क्या ग्रामीण समाज में जो भी दृश्य हैं उनको जोड़ दिया सुबह के सूर्योदय के समय से। यहाँ सिल है, यहाँ राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट है, स्लेट की कालीबा है, वहां पर चाक के रंग है, अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ है। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, उजेला है, और है हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। बच्चों, इस पोयम को शुरुआत करने के पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से दो चार बातों पर चर्चा करना चाहता हूं। यहां पर सिल का इस्तेमाल हुआ है। सिल मतलब सिलबट्टी, अपने लोकल लैंग्वेज में सिलिया बोलते हैं। तो सिल एक पत्थर का शेप का एक टाका हुआ पत्थर होता है ना, जिसे नमक मसाला आदि पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, दाल आदि पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल तो क्या है, मशीनरी के थ्रू जो है तो उसे पीसा जाना शुरू हो गया है। लेकिन पहले क्या है, इसी सिलबट्टे से ही दाल पीसते थे, इसी से मिर्च मसाला जो भी है, नमक आदि सब पीसने का काम किया जाता था। ये सिल हो गया। राख, राख क्या है? राख तो आप जानते होंगे। राख जैसे उपले, कंडे जिसे कहा जाता है, और लकड़ी आदि को जब जलाया जाता है तो लास्ट में जलने के बाद जो बचता है वो राख होती है। अब राख में आपको ये बता दें चौका क्या है। बच्चों, ग्रामीण समाज में आज से हट करके पुराने समाज में चलें
तो पुराने समय पर क्या है, लकड़ी कंडे से खाना पकाया जाता था। चूल्हे चौका होते थे, मतलब एक रसोई घर होता था। वहां पर क्या, मिट्टी के चूल्हे रखे होते थे, उन पर लकड़ी और कंडे से खाना बनाया जाता था। तो सुबह नाश्ता बन गया, दोपहर का खाना बन गया, रात को भी खाना बना। अब रात का खाना बनने के बाद क्या है, जो खाना बनाने वाली लेडी है उसने खाना बनाया, सबको परोसा, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। अब क्या होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, चूल्हा में चूंकि क्या गर्म चूल्हा है, अब गर्म चूल्हे में तुरंत उसको लीपेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक तो पहले हाथ जल जाएगा, पहला रीजन ये। दूसरा क्या है, पूरा का पूरा चूल्हा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बाकी पार्ट्स उसका ठंडा है ना, अंदर का उसका पार्ट गर्म है। जैसे उसमें पानी पड़ेगा उससे क्या वो अलग हो जाएगा और चूल्हा क्या बेकार हो जाएगा। तो क्या करते थे बच्चों, कि घर की लेडीज क्या करती थी कि उसे रात भर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते थे चूल्हे को, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके और उस चूल्हे से राख निकाल करके और से क्या है, पानी मिट्टी मिट्टी गोबर हल्का मिला करके जो भी है पानी से, उसे क्या है उसकी लिपाई कर देते थे, तो चौका कहलाता। उसे क्या, उस रसोई घर को क्या बता दिया, चौका कह दिया। ठीक, तो राख से लिपा हुआ चौका, मतलब उसमें चूंकि राख से मतलब ये होता है कि भाई कितना भी साफ कर लिया जाए, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं उस चूल्हे में कहीं ना कहीं हल्का कहीं क्रेक आ जाता था, उसमें राख भर जाती थी। ये चूल्हे के निचले पोर्शन में क्या है, निचला पोर्शन तो क्या होता है, मिट्टी निचले पोर्शन की क्या है गर्म होकर के और वहां पर झरना शुरू हो जाती थी, तो वहां पर तो कहीं ना कहीं राख बच ही जाती है। तो उसमें क्या है, राख भी मिल जाती थी, तो उसमें सफेदी आ जाती थी, राख की सफेदी, इसलिए क्या है राख से लिपा हुआ चौका कहा गया है। अब बात आती है स्लेट की। स्लेट का मतलब क्या है, आपको हम बता दें, आजकल आप लोग पेंसिल से और कॉपी में लिखते हैं, है ना। आज से 10-20 साल पहले क्या है, ये सुविधाएं नहीं थी। भाई जा कर के बच्चा जब बड़ा हो जाता था, उस तब उसके बाद उसको पेन और कॉपी या पेंसिल वगैरह सब मिला करती थी, है ना। तो क्या है, पहले एक ब्लैक जो है तो कलर का एक जो तो पत्थर होता है, इस जो तो उसमें स्लेट जो होता है, उससे उसके ऊपर चारों तरफ क्या है फ्रेम रहता था लकड़ी का। तो इस तरीके से क्या है, उसमें बत्ती हुआ करती थी सफेद रंग की, उसमें से क्या उससे लिखा करते थे बच्चे, उसी से मिटाया करते थे, है ना। तो ये चीजें क्या है, स्लेट बत्ती ये हो गई। तो मतलब अक्षर ज्ञान के लिए प्राइमरी कंडीशन में बच्चा क्या है, उस समय पेंसिल से और कॉपी से नहीं लिखता था, स्लेट और बत्ती से सीखता था। और स्लेट क्या है, काले रंग का पत्थर है, जो कि क्या है एक लेयर में पाया जाता है, और हल्का होता है, लेयर में हो तो छोटी छोटी उसकी क्या है वो पीसेज उसकी रहती है, तो थोड़ा सा पतले पतले पीसेज में रहता है, हल्का भी रहता है वो पत्थर होने के बाद में भी। और यहाँ पर चाक तो आप लोग जानते हैं, चाक जो होती है ये, जिसमें आपको आपके सर मैडम लोग पढ़ाती लिखाती है, बोर्ड में लिखती है, ये चौक है। चौक व्हाइट कलर की भी है और रंगीन कलर की भी होती है। तो यहाँ पर क्या है, जिस चौक की चर्चा की गई है, ये कलर्ड चौक की चर्चा की गई है, ठीक है, रंगीन चाक की चर्चा की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बातें हो गई, मुख्य बिंदु हो गए इस कविता में, जब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, इन पहलुओं को हम इस पर चर्चा करेंगे। अब कविता का अगला भाग है उषा। बच्चों, अब एक इस कविता की शुरुआत करने के पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, और चर्चा ये करते हैं जैसे आप लोगों ने अच्छा क्लास 10th में शायद आप लोगों ने इस कविता को पढ़ा ही नहीं होगा, देव की कविता,
फटा के सिलाने से सुधारे सुधा मंदिर। अगर उस कविता को पढ़ा होगा तो देखिए कि किस तरीके से देव ने आसमान के होने वाले परिवर्तन को बार बार क्या, पहले आसमान को बताया अलग से कि क्या है स्फटिक का मंदिर बता दिया, फिर क्या है उसे दही का समंदर बता दिया, फिर फर्श में फैला हुआ दूध बता दिया। इस तरीके से उसे पल पल उससे आसमान की सुंदरता बदलती है। अच्छा, आप चलिए, आप लोगों ने फिल्मी जगत के एक गाना सुना होगा। फिल्मों में आप लोग हमेशा गाना सुनते रहते हैं, पुराना गाना है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि गीतकार ने लिखा है, और इस गीतकार ने एक गाना लिखा है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे खुशबू में भी आई ठंडी हवा। तो इस तरीके से बहुत जो है तो गाने हैं ये। इस गाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो शब्दों का चैन से मतलब नहीं, ना ही हमें उस फिल्म जगत की उस सीन से मतलब है। उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जो शायर ने यहाँ पर क्या उस लड़के की सुंदरता को बार बार बदला है। कभी उसे लगा जैसे खिलता गुलाब की तरह वो लगी लड़की, कभी तो वो शायर के ख्वाब की तरह लगी, कभी क्या ठंडी हवा की तरह लगी, कभी खुशबू में भीगी हुई ठंडी हवा की तरह लगी। मतलब क्या है, एक जगह उसका जो उसको बार बार उसकी सुंदरता में उसे परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब अपने विषय वस्तु पर आए। कभी भी जब आसमान में देख उषा काल में आसमान की तरफ देखता है तो कवि को आसमान में पल पल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कवि सोच रहा है क्या है, आसमान को जब देखता है तो उसे लगता है कि नहीं, आसमान क्या है, शंख जैसा है। फिर कहता नहीं, अरे ये तो राख से लिपा हुआ चौका है। फिर कहता नहीं 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 नहीं, अरे ये तो काली सिल है जिसमें शायद केसर पीस दिया गया है। फिर कहता नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे कोई स्लेट है, उसमें किसी ने लाल रंग की चौक उसमें लगा दिया, रगड़ दिया हो, ऐसा लगता है आसमान। फिर कहीं ऐसा नहीं, आसमान ऐसे लगता है कि एकदम नीला पानी भरा हुआ है, और कोई सुंदर गोरी सी लेडीज जो है तो उसमें क्या है, नहा रही है। तो जैसे वो क्या पानी वो हिल रहा है, शरीर जैसे हिल रहा है, ऐसे आसमान लग रहा है। मतलब पूरा आसमान का सीन जैसे जादूगर जैसे नहीं होता, जादू दिखाता है, तो वो जादू की तरह लग रहा है। और जब सूर्योदय, जब तक सूर्योदय नहीं होता तो पूरा क्या है, उषा काल क्या है, उषा जैसे अपना जादू दिखा रही हो ऐसा लग रहा है। और जैसे सूर्योदय होता है तो उषा का यह जादू क्या होता है, समाप्त हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है। तो समझा आप लोगों ने। उषा काल में कैसे लगा कवि को, कवि को लगा जैसे क्या है, आसमान नीले शंख की तरह, यहाँ पर नीला शंख, शंख तो सफेद रंग का होता है, लेकिन यहाँ नीले शंख की तरह बताया। अब क्यों बताया होगा, इसलिए बताया होगा क्योंकि आसमान नीला रंग है, क्या होता तो। अब शंख से क्यों कंपेयर किया हो गया होगा, शंख को क्या है, पवित्र माना जाता है। आई बात समझ में, पूजा स्थल में रखा जाता है इनको, तो क्या है, हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु जो तो अपने हाथ में लिए रहते हैं। तो कवि ने क्या कह दिया, इसलिए नीले शंख पवित्रता के लिए कंपेयर किया कि आसमान एकदम पवित्र है, साफ सुथरा है, निर्मल है। फिर राख से लिपा हुआ चौका, इसे कंपेयर क्यों किया गया होगा, इसलिए कंपेयर किया होगा क्योंकि अभी गीला पड़ा है। जैसे क्या है, अर्ली मॉर्निंग जब आज वहाँ पर कोई लेडी
अपने घर के जो है तो वहां पर चूल्हा चक्के में क्या करती है, साफ सफाई करती है, चूल्हा के जैसे क्या है, उसकी सफाई करके उसकी पुताई करेंगे। और पुताई करने के बाद उसमें क्या होता है, जब उसने पुताई कर दिया और पुताई करने के बाद उसने अब वहां पर व्हाइट कलर से क्यों हो गया व्हाइट कलर, क्योंकि राख से पुता हुआ है। दूसरा क्या है, उसने एक एक पहलू क्या आया, ह्यूमिडिटी, नमी है आसमान में। तो यहाँ पर क्या बताया, गीला पड़ा है, मतलब जैसे आसमान, उसको आसमान में सफेदी आई धीरे धीरे, ठीक है। और साथ में क्या ये बताना चाहता है, उसमें ह्यूमिडिटी, नमी आई, क्या आई उसमें, नमी आई। इसलिए राइटर ने उसे क्या है, राख से लिपा हुए चौके से कंपेयर किया। अब यहां पर क्या है, काली सिल में लाल केसर जैसे पीस करके धुल दिया गया, मतलब नमी भी है और लालिमा भी हल्की हल्की आ गई। फिर क्या होता है, जैसे काले पत्थर में खड़िया चाक जो है तो किसी ने मल दिया हो लाल रंग की, लालिमा और तेज हो गई। इसके बाद आफ्टर देन क्या होता है, धीरे धीरे और क्या है, जब सूर्योदय और ज्यादा हुआ आसमान में, अब क्या है, झिलमिलाहट आने लगी, सफेदी ज्यादा हो गई, आसमान ज्यादा झिलमिलाने लगा। तो वैसे जैसे कोई स्त्री नीले पानी में और उसका गोरा शरीर है और उसमें क्या नहा रही है, तो वो क्या पानी जैसे क्या वो हिल रहा हो, ऐसे पूरा आसमान उसे लगना, ऐसा प्रतीत करता है। और ये पूरा का पूरा अलग अलग सीन दिखाई देना एक जादू की तरह लग रहा है। जैसे जादूगर क्या होता है, अपना जादू दिखाता है, तो जब जो बोलता है जैसा कर चाहता है वैसा भी सामने वाले देखने वाले देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही सूर्योदय हो जाता है तो उषा जो का जो जादू है वो अपने आप टूट जाता है। अर्थात अब जो भी अलग अलग सीन दिखाई दे रहे थे, अब वो क्या सीन नहीं दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जो प्राकृतिक सुंदरता थी, अब सूर्योदय हो गया है। तो यहाँ सूर्योदय होने के बाद अब क्या है, जो उषा का जादू लगभग क्या समाप्त हो गया। हम्म? तो बच्चों इस तरीके से ये कविता के बारे में अभी मैंने बताया। अब कविता वाचन करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः नभ था, सुबह का आसमान कैसे था, बहुत नीला था। बहुत नीला था, सूर्योदय से पहले आसमान कैसे था, बहुत नीला था। कैसे था, नीला शंख जैसा, जैसे नीला शंख होता है इस तरीके से आसमान था। अब बात यहां पर आती है कि आसमान की तुलना, कंपैरिजन शंख से क्यों की गई, नीले शंख से। तो आसमान का कलर नीला होता है, शंख का यहाँ पर नीले शंख की कलर भी नीला होगा। और नीले यहाँ पर शंख क्या है, पवित्रता का प्रतीक है। मतलब आसमान साफ सुथरा है, सुबह के समय आसमान क्या है, बहुत साफ सुथरा है। इसलिए कवि ने इस बात को बताने के लिए बताया कि नीले शंख की तरह आसमान है। भोर का नभ, अर्ली मॉर्निंग का जो आसमान। आगे कवि कहता है, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। फिर ऐसा लगता है जैसे चौके को, जैसे अभी लिप दिया गया हो, तो उसमें राख भी उठाई गई हो अभी, और अभी लिपाई कर दी गई हो उस चौके की, तो वह चौका कैसा रहेगा, गीला रहेगा। तो आसमान में सुबह के समय पर नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है। आपने देखा होगा ठंडियों में, आप देखिए कि व्हाइट कलर की लाइन टाइप से पड़ जाती है, अलग सी चीज। तो आसमान की नमी को देखते हुए कवि ने ये बताया है कि आसमान राख से लिपे हुए रसोई घर की तरह गीले नजर आ रहे हैं।
आगे है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब आसमान में लालिमा धीरे धीरे बढ़ रही है और इसी के लिए कवि ने कहा कि जैसे कोई काली शिल को, कोई काली शिल है, उस काली शिल में लाल रंग का जो केसर है उसे किसी ने पीसा हो और पीसने के बाद उसे धोया हो, तो उसके जो अंदर, शिल के अंदर जो छोटे छोटे से स्पॉट होते हैं, होल होते हैं, उसमें केसर की लालिमा समा जाती है। तो कवि ने बताया कि आसमान हल्का हल्का अब हल्का गुलाबी होना शुरू हो गया, तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में नमी भी है और साथ में क्या है, उसमें लालिमा भी है। इसलिए कवि ने बता दिया कि जैसे क्या है, कोई लाल रंग की सिल में किसी ने केसर को क्या किया हो, पीसने के बाद और उसे धुल दिया हो, तो लालिमा हल्की हल्की लालिमा जो तो उसमें समझ में आ रही है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्लेट पर, और क्या किया हो, स्लेट पर किसी ने लाल रंग के खड़िया पत्थर को, खड़िया पत्थर किसे कहते हैं, चाक को कह देते हैं। स्लेट पर जो तो काले रंग की स्लेट होती है, उस पर क्या है, खड़िया पत्थर कहते हैं, चाक को कहते हैं। तो लाल रंग की चाक उस स्लेट पर किसने लगा दी हो, अर्थात आसमान में लालिमा अब और बढ़ रही है। आसमान पहले नीला था, फिर हल्की सफेदी आई, गीला हुआ, फिर हल्की लालिमा आई, फिर इसके बाद क्या और ज्यादा लालिमा आई। अब यहां पर क्या है, नील रंग जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, जैसे नीले, फिर आसमान अब ऐसे लगता है जैसे नीले पानी में कोई गोरा व्यक्ति है और उसमें क्या स्नान कर रहा है, तो जैसे उसका शरीर हिल डुल रहा हो, अब ऐसे लग रहा है आसमान। और होता क्या है, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो गया। उषा का यह जादू, यह भ्रम, यह माया जाल कब शांत हो जाता है, कब टूट जाता है, जैसे ही सूर्योदय होता है, तो उषा का यह माया जाल जो तरह तरह वो क्या है, आसमान का स्वरूप नजर आता है, वह टूट जाता है। और अब क्या हो जाता है, अब सूर्योदय हो गया, तो सूर्योदय हो गया तो आसमान का स्वरूप जो है लगभग एक जैसा हो गया। अब उषा का जितना भी जादू था, जितना भी उसने माया जाल फैलाया था, जितना भी उषा ने इंद्रजाल खेला था, सब वो समाप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये पूरी पोयम होती है। पोयम छोटी है, सहज है, सरल है, मुक्तक छंद है, ठीक है, फ्लुएंसी है इसमें से, और खड़ी बोली में लिखी गई है, नए बिंब विधान है। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है। तो जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है, पोयम की शुरुआत में ही राइटर ने बताया है कि सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना की गई है यहाँ पर, जो गांव की सुबह से जुड़ता है। कैसे, जहां पर सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा है और चाक के रंग से मलते हुए अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ है।
इन सब चीजों से क्या है, ये सभी दृश्य एक गांव के दृश्य है। शहरों में तो क्या है, पेंसिल और कॉपी हुआ करती है, स्लेट गांव में मिलेगी, है ना। शहरों में तो क्या है, मिक्सी हुआ करती है, सिलबट्टा गांव में मिलेगा। शहरों में तो क्या गैस से खाना बनता है, चूल्हा लकड़ी कंडे से खाना कहाँ बनेगा, गांव में बनता है। ठीक है ना। स्लेट में बच्चे क्या है, गांव में पढ़ते हैं, स्लेट बत्ती से जो पढ़ते हैं अभी भी। शहर में तो पेंसिल और कागज से, कॉपी और पेंसिल चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कविता क्या है, गांव की कविता है। ठीक है। यहाँ पर गांव की सुबह की गतिशीलता का चित्र, शब्द चित्र है। भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका। नई कविता अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता का अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों के में कोष्टक में कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। अभी गीला पड़ा है, अभी गीला पड़ा होने का मतलब क्या है, रिसेंट में ही अभी उसे क्या है, चौके को पोता गया है। मतलब अभी क्या है, क्रिएटिविटी, गतिशीलता चालू है, काम जो तो स्टार्ट है। ऐसा नहीं है सूखा अगर चौका पड़ा होता तो मतलब क्या है, रात में ही उसे क्या है, पोत दिया गया था, पोतने वाला रात में पोत करके और क्या है, सो गया, इसलिए सूखा पड़ा है। तो मतलब वहां पर काम नहीं हो रहा है, गतिशीलता नहीं है, स्थिरता आ गई, काम हो चुका है, पहले से हो चुका है। और गीला पड़ा होने से मतलब ये है कि काम अभी क्या, टू बी कंटिन्यू, मतलब जैसे उषा ने जादू दिखाया, उसके एक्शन का रिएक्शन, आसमान में एक्शन हुआ, धरती में उसका रिएक्शन हुआ। आसमान में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे देखकर धरती के प्राणी अपने आप में, अपने कार्य व्यवहार में भी परिवर्तन आए। वो भी क्या है, वो जो सो रहे थे, मस्ती से बिस्तर में लेटे हुए थे, वो भी उठ करके अब अपने क्या है, एक्टिविटीज करने लगे, अपने जो डेली रूटीन के वर्क में आदमी लग गया है। इसमें राइटर ये कहना चाहता है कि यहाँ पर आसमान में जो गतिशीलता हुई, आसमान में जो चहल पहल हो रही है, आसमान में जो बदलाव हो रहा है, उसका इफेक्ट धरती पर पड़ रहा है। धरती के प्राणी भी जाग गए हैं, वो भी धरती में आदमी लोग क्या है, जो है वो भी अपना काम करने में लग गए हैं। भले ही अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, भले ही अभी सूरज नहीं उगा है, फिर भी आसमान में लालिमा आई बस है, तब भी क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, धरती में पड़ने लगा है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसमें से इस पाठ में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है ही नहीं, और इसके पहले वाले चैप्टर में जो हमने कराया था उसे कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।